मैं इस समय जयपुर में हूँ और जयपुर की एक ख़ास बात है, यहाँ से एक प्रोडक्ट बार-बार लॉन्च होता है। यहीं से एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, जब उसने ये कहा था कि व्हेन इन दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, याद होगा आपको। और फिर अभी कुछ दिन पहले भी कहा। तो बिल्कुल सहज उसकी प्रतिक्रिया ये है कि भाई तुमसे तो ना हो पाएगा, और प्रशांत किशोर भी अभी यही कह रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं कि जो भारत का ऑपोजिशन है और जिसकी अभी प्रशांत किशोर ने भी बड़ी व्याख्या की है, तो उसके साथ क्या समस्या है और क्यों जो है वो मोदी को फ्री पास दे रहा है। हमारे साथ हैं भाऊ और ओंकार जी। आइए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को, भाऊ को नमस्ते और ओंकार जी को भी नमस्ते। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। सभी को। भाऊ, ये बताइए कि अभी हम एक नई रीपैकेजिंग देख रहे हैं और आपस में ऑपोजिशन में ममता वर्सेस कांग्रेस भी चल रहा है, और बीच में हमारे राहुल गांधी जी ने जो पश्चिम में एक चालू किया था, हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व, उस मुद्दे को पकड़ लिया है। तो ये जो इन्होंने मुद्दा पकड़ा है, ये क्या मोदी और बीजेपी की पिच पे खेलने चले गए हैं? आपको क्या लगता है? पहली बात तो मैं इसका मुद्दा नहीं मानता, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं जी। यानी मैंने परसों एक मराठी में हमारा इंटरव्यू हो गया, तो मैंने बोला कि भाई शिवसेना अब हिंदू हो गई है, उसने हिंदुत्व छोड़ दिया है, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब वो यूपीए में मत आना, तो उनको यूपीए में जाना है, तो वो राहुल गांधी की जो डेफिनेशन है वैसे हिंदू हो गए। यानी जिसको हिंदू होने से गिल्टी फीलिंग है वो हिंदू होता है, हाँ। और इस्लाम से जिसको प्राउड होता है वो सेक्युलर होता है। ये अजब, मैं बोलता हूँ कि नई डिक्शनरी बन रही है, आप उसको रीपैकेजिंग बोल रहे हैं, ये गलत है। ये नई डिक्शनरी बना रहे, वो ऑक्सफोर्ड के है ना, आप समझ लो, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या वहां बनती है। ये कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कोई मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ने सीखने वाले लोग नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड वगैरह वगैरह वाले। तो ये अलग अलग डेफिनेशन बनाते रहते हैं कि हिंदू ये होता है, हिंदुत्व ये होता है, तो चलता रहता है, रिपैकेजिंग करे कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एक बात आपने जो सही कही कि क्या ये मोदी जी को खुला पीठ छोड़ दे रहे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि यानी मैंने ओमकार जी के प्रोग्राम में एक बार बताया था कि मोदी जी की जो स्लोगन है ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो राहुल जी के स्लोगन जो बोलते नहीं लेकिन है कि ना तो मैं विरोधी पॉलिटिक्स करूंगा ना दूसरे किसी को करने दूंगा, ये इनकी स्लोगन है। तो वो ना खुद देखो, अभी पहले उन्होंने वो जो उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कांग्रेस में सक्सेसफुल किया है, ना मैं कांग्रेस चलाऊंगा न चलाने दूंगा, ये तो कांग्रेस की अब वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है, उसमें वही एक्सपेरिमेंट कर रहे कि ना कि मैं चलाऊंगा अपोजिशन पॉलिटिक्स, ना दूसरे किसी को चलाने में, या ममता हो या शरद पवार जी हो, किसी को भी करने नहीं दूंगा। ये तो उनका, यानी अब इसको आप प्रोडक्ट मानो या और कुछ मानो, जो कुछ है वो है, क्योंकि अब प्रोडक्ट की डेफिनेशन राहुल गांधी की डिक्शनरी में क्या होती है आपको कहाँ मालूम है। अभी आप बोल गए हो, कुछ आगे कुछ दिनों के बाद वो प्रोडक्ट की भी कोई नई डेफिनेशन दे देंगे, व्याख्या दे देंगे, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। जी ओंकार जी, ये कार्यक्रम हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व का ये सबसे पहले भारत में आरंभ किया था हमारे शशि थरूर जी ने।
जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वाई आई एम ए हिंदू, और उसमें इन्होंने ये दोनों में विभेद किया था। और इनको भी जो इनके जो हैंडलर्स हैं टूल किट वाले जो बैठे हुए हैं बाहर, उन्होंने ही इनको ये ज्ञान दिया था। और आपने देखा होगा कि अमेरिका में फिर अभी एक डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम से एक चलाया गया एक कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस हुई, और उसका सभी लोगों ने बहुत विरोध किया। अमेरिका में बहुत संगठित रूप से उसका विरोध, मतलब इंटेलेक्चुअल विरोध हुआ। लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो विरोध था अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने क्योंकि पकड़ लिया है, तो अब वो कॉमेडी का विषय हो गया। देखिए, बात ये है कि ये जिस तरह के अपने आप को हिंदू बताते हैं, पहली बात तो ये है कि उस पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। वंशानुगत देख लीजिए या दूसरे तरीके से देख लीजिए, इनके आचार विचार, इनकी संगति, जहां जहां ये अभी एक वीडियो आज आया था, उसमें कोई किसी चर्च में है ये, और जो पादरी है वो कुछ इनको प्रार्थना करा रहा है। इनके बैकग्राउंड में भी काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। वहां पर ये हाथ जोड़ करके उस प्रार्थना में हिस्सा ले रहे हैं, हाथ जोड़ करके। अभी 2-3 दिन पहले का एक और वीडियो देहरादून का है, उसमें इंक्लूडिंग हरीश रावत, मंच पर जितने लोग हैं वहां पर कुछ इसी तरह का हो रहा है, और वो सब हाथ जोड़े खड़े हैं, और राहुल गांधी ने हाथ नहीं जोड़ रखे हैं। राहुल गांधी सीधे खड़े हुए हैं, कभी दाएं तरफ देखते हैं, कभी बाएं तरफ देखते हैं, और फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ये तो पता चलता है कि ना तो ये हिंदू हैं, ना इनको हिंदुत्व की समझ है, ना इनको हिंदुइज्म की परिभाषा का पता है कि वो क्या है। मैं ये नहीं कहता संजय जी कि जो राजनीति में आता है वो हर विषय में पारंगत होना ही चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत दूसरे क्षेत्रों की जानकारी होती है, कुछ को नहीं होती है, लेकिन कुछ बेसिक ज्ञान होता है या नहीं होता है जब आप एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व करने के बारे में सोचते हैं जो 1885 में गठित हुई थी, जिसका एक योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इनके परिवार से भी 3 लोग प्रधानमंत्री रहे हैं और बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं। ऐसी पार्टी का अगर आप प्रतिनिधित्व करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं, जो आपकी माताजी का सपना है, तो फिर आप कम से कम कुछ बेसिक ज्ञान तो ले लीजिए, पढ़ तो लीजिए। अगर आपको किसी ने सिखाया नहीं है, बताया नहीं है, या आपके सलाहकार अगर कच्चा पक्का ज्ञान आपको दे देते हैं पर्चियों पर लिख करके, जो पर्ची आपसे स्लिप हो जाती हैं, और उसके बाद आप कैमरे पे कुछ भी कहते हैं जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। कई बार तो हम लोगों को लगता है, और भाऊ भी कई बार कहते हैं, कि हम लोगों को ऐसे चरित्रों पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो चर्चा करने के लायक ही नहीं है, ये ऐसे लोग हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में अगर डुबकी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री अगर गंगा में डुबकी लगा रहा है, तो भाई कैमरे तो उस पर फोकस होंगे ही। आप क्यों जले जा रहे हैं? आपके भीतर से क्यों धुआं निकल रहा है? आपकी बहन अगर प्रयागराज में डुबकी लगा रही थी, तो तब भी तो फोटो खींचे थे, तब भी तो वीडियो बने थे। आपने अपनी बहन के बारे में तो कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री के बारे में आप क्यों कह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि अगर आप आगे पूछेंगे तो मैं उसका फिर जवाब दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए भी, हिंदुत्व के लिए भी, हिंदुइज्म के लिए भी, और जो हमारी जो सांस्कृतिक गौरवशाली विरासत है, जो आध्यात्मिक विरासत है, उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और कर रहे हैं। उसको फिर से गौरव लौटा रहे हैं। भाई आपका क्या योगदान है, आपके परिवार का क्या योगदान है? जो आप क्रिटिसिज्म करें प्राइम मिनिस्टर का, मतलब समझ से
बाहर की बातें हैं कि जिनको एबीसीडी पता नहीं है हिंदू की, हिंदुत्व की, हिंदुइज्म की, वो पाठ पढ़ाते हैं। और जो सोशल मीडिया पर वीडियो आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई बहुत अच्छे ध्येय से डाले जाते हैं। जाहिर है वो एक्सपोज करने के लिए ही डाले जाते हैं, और उनमें डालने वाले ऐसे भी बहुत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से होंगे या दूसरी पार्टियों के आईटी सेल से होंगे, लेकिन वो आपको एक्सपोज तो करते हैं ना। अगर आपके पास कहीं इस तरह का कोई वीडियो है जहां आप संपूर्ण समर्पण भाव से किसी पूजा में भाग ले रहे हों, संपूर्ण समर्पण भाव से आस्था के साथ अगर आप भाग ले रहे हों, तो आप बता दीजिए। लोग तो वो वीडियो नहीं भूल पा रहे हैं, वो चित्र नहीं भूल पा रहे हैं जब पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और पालम हवाई अड्डे के टेक्निकल एरिया में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, दूसरे लोग भी गए थे और राहुल गांधी भी गए थे। वहां भी अपनी हरकत से ये बाज नहीं आए थे। वहां भी जेब से मोबाइल फोन निकाल करके उसमें मैसेज चेक करना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो इनको ना तो चीजों की समझ है, ना इनको संस्कार हैं, ना इनको इतिहास के बारे में कोई पता है, ना इनको मैथोलॉजी के बारे में कुछ पता है कि हिंदू मैथोलॉजी क्या है, मुस्लिम मैथोलॉजी क्या है, या जो दूसरे धर्म हैं उनकी क्या है। इनको धक्का देकर के आगे कर दिया गया है कि आपको तो नेता बनना ही है, आपको तो नेता की तरह बिहेव करना ही है। ये भूल जाते हैं कि वो पार्लियामेंट में खड़े हैं या जनसभा में खड़े हैं। पार्लियामेंट में किस तरीके से बिहेव किया जाता है बोलते हुए, वो उनको पता नहीं है। और मतलब देखते भी नहीं है कि दूसरे जो सांसद हैं वो किस तरीके से अपनी बात रखते रहे हैं। या अब से 10 साल के, 20 साल पुराने, 30 साल पुराने आप वीडियो ही उठा करके देख लें, उनसे भी आपको पता लग जाएगा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से बात की जाती है। पार्लियामेंट में भी आप खड़े होकर के जनसभाओं की तरह बाहें चढ़ा चढ़ा करके, लहरा लहरा करके ऐसे भाषण देते हैं जैसे आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और वहां पर बस भीड़ बैठी हुई है। तो मतलब कई बार लगता है कि ये जो, मैं सारी नई पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वंशवादी परिवारों से आ रहे हैं, अपवादों को छोड़ दीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को या सचिन पायलट को या एक दो लोगों को और छोड़ दीजिए, पर ज्यादातर ऐसे ही आ रहे हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, किसी भी विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और ये लोग अपना ज्ञान बांटने में सबसे बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं। जी, मैं चलता हूँ भाऊ के पास। भाऊ, प्रशांत किशोर ने भी कई सारे प्रोग्राम किए और उसमें एक बात, 2-3 बातें कहीं, वो मुझे लगता है कि उनके ऊपर चर्चा की जा सकती है। एक बात तो, 2 बातें जो विशेष हैं, उनमें से पहली बात जो उसने कही कि आपको यदि राजनीति में सफल होना है तो आपके पास एक मैसेंजर चाहिए, एक मैसेज चाहिए, एक मिशनरी चाहिए, और आपके पास मैकेनिक्स चाहिए। ये जो बात उसने कही कि मैसेंजर मतलब आपके पास क्लियर कट लीडर होना चाहिए, मैसेज का मतलब आपके पास बिल्कुल क्लियर कट नैरेटिव होना चाहिए, और दैट इज़ कि आइडियोलॉजी होनी चाहिए। फिर आपके पास मिशनरी मतलब एक पार्टी संगठन होना चाहिए, और मैकेनिक्स मतलब उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो आज के समय जो भी आप देख रहे हैं विपक्ष में, उनमें से क्या कोई भी ऐसी पार्टी आपको दिखती है जिनके पास ये चारों चीजें हों? नहीं दिखती। प्रशांत किशोर जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, वो सीधी भाषा में एक सेंटेंस में बोल सकते जी। कि आपको सक्सेसफुल राजनीति अगर नेशनल पॉलिटिक्स में करनी है तो आपके पास मोदी भी चाहिए और शाह भी चाहिए। ये दो नाम लेकर बोल दो तो सब आ गया ना। आप जो बोल रहे हैं वो सब इकट्ठा उसमें आ जाता है। मैसेंजर मोदी है,
वो अच्छा, यानी सामने लाखों लोग बैठे, उनको प्रभावित कर सकते हैं, नैरेटिव है उनके पास। डिवोशन जो है, वो डिवोशन जो हम मोदी के पास तो है ही, लेकिन अमित शाह के पास है, नड्डा के पास है, जो सेकंड रैंक लीडरशिप उन्होंने खड़ी कर दी है, वो आप देखो उनके, उसके पास डिवोशन कितना है। 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी हमारे देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन लीडर बन के पिछले 2 साल जो काम कर रहे हैं हम देखेंगे तो पीछे नहीं हटे। नॉर्मली क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, फिर जब हार जाते हैं तो दूसरे किसी को बिठा देते। देवेंद्र फडणवीस ने ये इस ढंग से जो मिशन और मिशनरी आपने बोला, तो वो जी। उनकी सेकंड रैंक में वो पैदा कर रहे, बना रहे। तो इसमें मिशनरी का मतलब क्या होता है कि उनको पादरी ही मिशनरी लगते हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस वालों को। तो ये नहीं समझ पा रहे। और मुझे तो उस जो आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, तो उन्होंने समझो ऐसे गजब की बात कही है उन्होंने कि ये कौन है, मोदी कौन है। मोदी का वर्णन उन्होंने बहुत बढ़िया किया। बोले ये 15 साल से प्रचारक रहे, संघ के स्वयंसेवक प्रचारक रहे। 15 साल इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और 15 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी चुनाव और गवर्नमेंट चलाने के एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे। ये तीनों चीजें एक किसी के पास है क्या, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा है। वो इंडिया हाँ, टुडे का जो बिल्कुल सही। इंटरव्यू मैंने देखा, वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक बात है कि वो कम से कम समझ लो, यानी एक बात और होती है, इंटरव्यू लेने वाला ही समझना नहीं चाहता, तो क्या करे। सामने वाला अगर आप कुछ बता रहा है तो आपको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए ना। और ये कोई ऐसे कोई रहस्य नहीं बता रहा है, सामने जो चीज है वो अंगुली निर्देश करके बता रहा है, भैया ये है, ये वो है, वो और कुछ है। तो आपको समझना जरूरी है कि मोदी आकर नहीं टपके है। अभी देखिए, जब प्रचारक का मतलब क्या है, इस देश का कोना कोना इस इंसान ने पैदल चला है, देखा है, समझा है। और सिर्फ वहां का भूगोल नहीं, ज्योग्राफी नहीं, वहां के लोगों की कम्युनिटी, उनकी जीवनी कैसी है, ये समझ लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर जब बिहार में जाकर बोलेंगे या केरला में बोलेंगे या जम्मू में बोलेंगे, तो उनको वहां की जीवनी मालूम है, 15 साल से पूरा देश घूमे हैं। फिर पार्टी जो है, पार्टी में जो काम करते हैं वो, तो अपनी पार्टी में, बीजेपी में कहाँ कहाँ अपनी ताकत है, कहाँ नई पार्टी खड़ी हो रही है, पार्टी नई खड़ी होती है उसका मतलब क्या होता है, उसमें कितनी मेहनत होती है, वो प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हैं। और पिछले मान लो 15-17 साल से वो एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये तीन चीजें मतलब इकट्ठा हो जाती है, उसका परिणाम अलग होता है। ये प्रशांत किशोर बोल रहा है। कितने लोग, यानी इस पर प्रशांत किशोर के इंटरव्यू पर बहुत सारी चर्चा हुई। मुझे अजीब लगा कि भैया ये आदमी कुछ समझा रहा है, वो गंभीरता से समझ तो लो कम से कम। आप राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में बोल रहे, मैं बोलता मीडिया वालों ने कितना समझ लिया इनको, प्रशांत किशोर को। इनको चटपटी हेडलाइन चाहिए, बस चटपटी हेडलाइन चाहिए। उसमें क्या, अगले 3-4 दशकों में मोदी को, बीजेपी को हिला नहीं सकते, बस उतना ही उठाया। लेकिन क्यों नहीं हटा सकते, क्यों बार बार बीजेपी जीत सकती है, उसका विवरण इन्होंने बिल्कुल सही दिया है कि देर इज नो। उन्होंने बोला कि जो जो उन्होंने कंपेयर किया है वो बिल्कुल सही किया। 50 साल से कांग्रेस थी, उसी कारण से अगले 50 साल बीजेपी रहेगी। कांग्रेस क्यों थी, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं था। और आज ऐसे दिखता है कि बीजेपी और मोदी के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यानी मोदी की जगह कोई बीजेपी से उभर कर आएगा, बात अलग है, लेकिन दूसरी पार्टी से कोई उभर कर आने वाला नहीं है, वो बोल रहे। हम अगर ये प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं सकते या समझ लेना भी नहीं चाहते, तो चर्चा कैसे हो सकती है। इसलिए मीडिया में प्रशांत किशोर ने जो कुछ बोला और कहा, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। डिबेट की बात तो अलग है, मैं चर्चा बोल रहा हूं। कम से कम, हाँ भाई, ये 3 मुद्दे प्राइम मिनिस्टर 15 साल
अलग अलग खेमे में काम कर चुके हैं, और जब एक खेमे में काम करते थे दूसरे खेमे में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। प्रचारक थे तो प्रचारक ही थे, बीजेपी में कुछ गड़बड़ नहीं करते थे। 15 साल बीजेपी के अर्बन ऑर्गेनाइजेशन में थे लेकिन चुनाव नहीं लड़ा, और जब आए तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे। लेकिन इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, पार्टी चाहिए, और आरएसएस जैसा ग्राउंड केडर चाहिए, वो दोनों की कल्पना उनको है। आप मुझे कांग्रेस ने किसी भी पार्टी में दिखाइए, ये तीनों चीजें चाहिए ऐसा मानने वाला भी लीडर नहीं है। ये तीन चीजें क्यों जरूरी है ये समझने वाला या मानने वाला भी लीडर नहीं है। अगर वो कुछ करे तो बात अलग है, लेकिन उसको पहले समझना तो चाहिए। पिछले 10, 12, 15 साल में ये बात हो गई है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं पॉलिटिकल लीडर किसको बोलूं और एंकर जर्नलिस्ट किसको बोलूं। मैंने कहीं पढ़ा था, जो महाराष्ट्र का पहला, यानी महाराष्ट्र नहीं मुंबई इलाके का उस वक्त का जो पहला गवर्नर था एल्फिंस्टन, उसने जब गवर्नर जनरल को एक खत लिखा था कि इंडियन न्यूज़पेपर शुरू होने वाले, उसके लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो एल्फिंस्टन ने उसको लिखा था गवर्नर जनरल को, ब्रिटिशों के, कि भाई ये परमिशन देने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि जर्नलिस्ट ये फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन होता है। वो उस वक्त उन्होंने बोला था, वो मैं आज देख रहा हूं। आप देखिए अलग अलग टीवी चैनल के जो एंकर है, एडिटर है, या अलग अलग न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया के संपादक, देखो दे आर फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन। आप समझ सकते हो उसको। और उसमें से का कुछ, आपको कौन खेतान था या आशुतोष था, वो तो पॉलिटिक्स में जाके दोबारा फ्रस्ट्रेट होके वापस आ गए। हाँ हाँ तो ये समझ नहीं पाते, ये समझ नहीं पाते। ये अजूबा, देखो वाजपेयी, अडवाणी और मोदी, इनमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हम जब इंदिरा जी को देखते हैं, नेहरू जी को देखते हैं, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। बहुत सारा समय, बहुत सारे साल उनकी मेहनत ऑर्गेनाइजेशन में गई है, और कुछ कुछ साल तो केडर में भी गए होंगे। ये जो आज हमको कोई यूनिवर्सिटी में बैठ के प्रोफेसर बना है, जो हमको पढ़ाता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसका मतलब ये, इनको केडर तक पता नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तक पता नहीं, इनको किताबें मालूम है। हमारे एक मराठी कवि थे, उन्होंने बढ़िया लिखा था कि अक्षर जो होता है, अक्षर जो होता है वो कटे हुए बकरे जैसा होता है, कि उसको किसी कहाँ मारकर लटका दिया है, वैसे अक्षर मृत होते हैं। अगर ढंग से समझो तो वो चीज क्या है समझ में आती है। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जीरो है इनका, और दैट्स व्हाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियंस। और इसलिए प्रशांत किशोर जो बोल रहा है वो समझ भी नहीं पा रहे हो। प्रशांत किशोर मोदी मोदी के लिए कुछ अच्छा बोल रहा है, मोदी की सराहना कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो अल्टरनेटिव किस ढंग का चाहिए वो बोल रहा है, डिमांड बोल रहा है, लेकिन कोई टेंडर भरने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। तो ओंकार जी, क्या यही कारण है कि हमारे जो लेफ्टिस्ट की बहुत फेमस ऑथर अरुंधति रॉय उस दिन कह रही थी कि भाई अब तो प्राइम मिनिस्टर एक एक टर्म का होना चाहिए? इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकता है? मतलब जवाहरलाल नेहरू 3 बार रह सकते हैं, 3 बार से ज्यादा बार रह सकते हैं, इंदिरा गांधी भी 3 बार बन सकती है। तब इनको या इनके जो पूर्वज थे उनको ये आइडिया नहीं आया। आज अगर नरेंद्र मोदी दूसरी बार ही चुन करके आ गए हैं और 2024 में भी उनको कोई बीट करने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, और उनकी प्यारी ममता दीदी भी असफल साबित हो रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तो वो भी सब खड़े हो जाते हैं जिनके पास वो बड़ी उम्मीद के साथ जाती है कि वहां से शायद कुछ उनको आसरा मिलेगा, सहारा मिलेगा। तो
ये सारे फ्रस्ट्रेशन है इनके, जैसा अभी भाऊ ने कहा है। यहाँ पर भी जो प्राइम टाइम बहुत लंबे समय से दिल्ली में बैठ कर के करते रहे हैं, उनके नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। अब सब पहचानते हैं उनको कि कौन कौन आदमी जो है वो किस कदर चिढ़ा हुआ है, और वो क्यों चिढ़ा हुआ है ये भी हम जानते हैं। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये लोग मुफ्त की यात्रा, मुफ्त की विदेशों की सैर, हवाई जहाज में बैठने के बाद जैसे ही टेक ऑफ के बाद हवाई जहाज सीधा होता था तो बोतलें खुल जाती थी। विदेशों में होटलों में कमरे में दाखिल होते ही एक लिफाफा मिल जाता था, उसमें कुछ डॉलर होते थे, और प्राइम मिनिस्टर जो है बैठ करके इनके साथ बात करता था। और प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है तो फिर जितने उनके मंत्रिमंडल सहयोगी हैं उनकी क्या बिसात है कि वो इनसे बात ना करें। फिर ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, तमाम तरह की और इनकी चटपटी खबरें, अब वो सब चीजें मिलनी बंद हो चुकी हैं। तो अब इनके फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलेंगे तो क्या निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि मोदी कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार वो नहीं करते, वंशवाद को बढ़ावा वो नहीं देते, उनके परिवार के लोग हमने कभी सात लोक कल्याण मार्ग पे नहीं देखे। एक बार उनकी माता जी जरूर आई थी कुछ समय के लिए, पर वो फिर 3 दिन। वापस लौट गई। जी जी, तो वो फिर वापस लौट गई। अपने किसी मतलब रिश्तेदार को प्रमोट नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी किसी को बेवजह प्रमोट नहीं करते। किसी ने कुछ काम किया है तो उसको प्रमोट करते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है तो मंत्रिमंडल से भी बाहर निकाल देते हैं। तो सवाल ये है कि उन पर आरोप क्या लगाएं। दूसरे जो आपने आज का ओवरले बनाया है, मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की एक दृष्टि है, नेतृत्व क्षमता भी है उनके पास में, वो अच्छे वक्ता भी हैं, वो लोगों को कन्विंस भी कर पाते हैं, संगठन में बहुत लंबे समय तक काम कर चुके हैं। और जो बात भाव ने कही है कि केरल से लेकर के हिमालय तक वो करीब करीब हर प्रदेश को जानते हैं, वहां की कल्चर को जानते हैं, वहां के खान पान को जानते हैं, पहनावे को जानते हैं, मतलब जो कस्टम्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं। जिस प्रदेश में चुनाव आते हैं वहां दूसरे दलों से अपने लायक लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और वो हमें दिखाई देता है। ये मतलब राहुल गांधी की तरह, उनकी बहन की तरह पार्टी को खत्म नहीं कर रहे हैं। उनके पास तो संगठन था, और संगठन भी कैसा था संजय जी, पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर अगर किसी पार्टी का कोई संगठन था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसको एक धीरे 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 करके खत्म किसने किया है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किसने की है। अभी जिस जगह का मैं जिक्र कर रहा था आपसे, देहरादून, जहां इनकी रैली थी, वहां पर पार्टी का कोई कार्यकर्ता इनको माला डालने के लिए आया। ये कुर्सी पर बैठे हुए हरीश रावत से बात कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता आया, इनके गले में माला डाली, इन्होंने उसकी तरफ देखा, कोई भाव इनके चेहरे पर उस कार्यकर्ता के लिए नहीं आया। अब आप इनकी जगह नरेंद्र मोदी को रखिए, अगर कोई कार्यकर्ता माला डालने के लिए ऊपर मंच पर आएगा तो नरेंद्र मोदी बाकायदा उसको देखेंगे, मुस्कुराएंगे, माला डलवाएंगे, उसकी पीठ पर हाथ रखेंगे। ये होता है संगठनकर्ता। और कार्यकर्ता आपके लिए फिर दिलो जान से क्यों नहीं खड़ा होगा, क्यों नहीं संघर्ष करेगा सड़क पर। अगर कार्यकर्ता आ रहा है आपको सम्मान देने के लिए, आप चेयर से खड़े भी नहीं हो रहे हैं, उसकी तरफ ढंग से देख भी नहीं रहे हैं। एक कोई पूर्व सैनिक जो है वो मंच पर आए थे, उसको इन्होंने लगभग धकिया करके दूसरी तरफ कर दिया। आप किसी एक पूर्व सैनिक को अगर सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से धकियाते हैं तो केवल वो लोग नहीं देख रहे हैं जो मंच पर हैं या सामने सभा में बैठे हुए लोग हैं। आजकल तो कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे भी बहुत शानदार होते हैं, और उनका प्रसारण केवल टेलीविजन चैनलों पर नहीं होता, उनका प्रसारण यूट्यूब पर भी होता है, फेसबुक पर भी होता है,
ट्विटर पर भी होता है, सारे सोशल मीडिया। तो पूरे देश में सैनिकों ने देखा ना कि आपने एक पूर्व सैनिक को किस तरीके से सम्मान देने के बजाय धकिया दिया। तो इनके पास ना दृष्टि है, ना नेतृत्व की क्षमता है, ना ये अच्छे वक्ता हैं, ना ये कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना संगठन को संभाल पा रहे हैं। पंजाब में क्या हुआ है हमने देखा है। अपने ही संगठन को, अपनी ही सरकार को, अपनी ही संभावनाओं को आप पलीता लगा रहे हैं। दूसरी बात, क्या कोई इतना मूर्ख आदमी होगा कि पड़ोसी के घर में उजाला करने के लिए अपने घर में आग लगा दे? कम से कम 2 दृष्टांत हमारे सामने हैं। एक बार दिल्ली में इन्होंने अपने घर में आग लगाई और केजरीवाल के घर में उजाला कर दिया। दूसरी बार इन्होंने पश्चिमी बंगाल में अपने घर में आग लगाई और ममता बनर्जी को वहां की तीसरी बार महारानी बना दिया। तो जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, किसी एक्स वाई जेड को रोकने के लिए, आप किसी दूसरे की मदद करने के लिए खुद के घर में आग लगा दें, खुद के संगठन को का बेड़ा गर्क कर दें, तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि यही काम 1996 में पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। उस समय काशीराम के साथ, मायावती के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और केवल 126 सीटों पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस लड़ी थी और बाकी की सारी सीटें जो हैं इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पनप नहीं पाई। इसी तरीके से कांग्रेस, जहां 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही लगातार, उस दिल्ली में अब कांग्रेस कभी पनप नहीं पाएगी। जिस पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा में आपकी 44 सीटें थी, वहां आपने ममता बनर्जी के लिए खुला मैदान छोड़ दिया, वहां कांग्रेस पनप नहीं पाएगी। तो ये कांग्रेस का खुद खात्मा कर रहे हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जी। और मैं पुनः भाऊ के पास आता हूँ, तो मैंने जो दूसरी बात जो नोट की प्रशांत किशोर ने कही कि बीजेपी के एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना रखा है जिसमें उनके पास एक तरफ तो हिंदुत्व की उनकी आइडियोलॉजी है, दूसरी ओर उसमें उन्होंने राष्ट्रवाद का मिश्रण कर रखा है, और तीसरी तरफ ग्राउंड पे इंडिविजुअल लेवल पे और हाउस होल्ड लेवल पे उनका जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं और जो उनका वेलफेयर एक्टिविज़्म है, जिससे उन्होंने लगातार लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं और लोगों को राहत दी है, बिल्कुल एक इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लेवल पे। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो एक कॉम्बिनेशन है, जब तक इसका कोई मुकाबला नहीं करेगा तब तक वो बीजेपी को और मोदी को नहीं हरा सकते। बिल्कुल, एक बात आप समझ लो, आज मेरा एक पुराना हमारे कॉलेज के जमाने का दोस्त है और कम्युनिस्ट है, वो मुझे एक बार बोला कि आज देश का सबसे बड़ा कॉमरेड नरेंद्र मोदी है। क्योंकि उसने पूरा लेफ्ट का जो ओरिजिनल प्रोग्राम है वेलफेयर स्टेट, वो उसने उठा लिया है। इतनी तो वेलफेयर स्टेट कभी थी ही नहीं, इतना वेलफेयर स्टेट बना दिया है गरीबों के लिए। लेकिन उसको मैंने बोला, लेकिन ये सक्सेसफुल कैसे हुआ पता नहीं चलता। तो मैंने उसको बोल दिया कि भैया मोदी जी ने, मैं परसों यही बात तो ओमकार जी के प्रोग्राम में भी बोला था कि मोदी मतलब डिलीवरी होती है। अब देखिए, कल एक हफ्ते पहले जो 6-5 दिन वो यूपी में थे, वो चिल्लाए लोग बहुत कि भैया ये तो इलेक्शन के लिए आ गए, लेकिन ये डिलीवरी के लिए आ गए। पिछले 7 साल में चेंज क्या हुआ है? 2014 के पहले एक बात होती थी कि आश्वासन देने आते थे चुनाव के पहले। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि वो डिलीवरी देने आए। कोई देखो, हमने ये हाईवे बनाया, इसका लोकार्पण करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे, ये शुरू हो गया, वो ये आधा हो गया, इसका भूमि पूजन करेंगे। यानी डिलीवरी चल रही है, आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। ये फर्क हमें समझना चाहिए।
चुनाव का पूरा एजेंडा कैसे बदल गया। आपको याद होगा तो 2003 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हो गए, तो उस बार दिग्विजय सिंह 10 साल के बाद हारे थे और बुरी तरह से हारे थे। उमा भारती जोर शोर से जीत गई थी। तो उस वक्त मैंने मीडिया में कि बीएसपी जीत गई। बीएसपी का मतलब बिजली, सड़क, पानी, उस पर कांग्रेस हारी है। कांग्रेस अगर हारी है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो बीएसपी से हारी है, मतलब बिजली, सड़क, पानी के कारण हारी है। आज हम देखते हैं 2019 का चुनाव आ गया और 2014 तक वही एजेंडा रहा। बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता, रास्ते ठीक नहीं है। 2014 के बाद आहिस्ते आहिस्ते भाषा बदल गई है, बिल्कुल बदल गई। आज हम ये जो चीजें हैं कि हम गांव-गांव में बिजली लाएंगे, हम गांव में सड़कें बनाएंगे या पीने का पानी होगा, इस पर कोई बोलता नहीं, क्योंकि ये अभी लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं, पहुंच गया ऑलरेडी। और बहुत जगह, कुछ जगह बचे। आप कोई अभी चैनल वाला उठा, ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये देखो यहाँ नहीं है। तो आप चावल की बोरी में कोई एक कंकड़ निकाल के दिखा सकते हो कि क्या चावल की बोरी बोल रहे हैं, इसमें तो 3 कंकड़ है। इन्हें बाकी का बोरा चावल से भरा हुआ नहीं दिखाएंगे और 3 कंकड़ निकाल के दिखाएंगे, ऐसे दिखाने वाले होंगे। लेकिन आप पूरा पॉलिटिकल एजेंडा देखिए, आजकल कोई भी चुनाव में बिजली, सड़क, पानी की भाषा नहीं होती। अगर आप 70 के जमाने में जाओ, 80 के जमाने में जाओ, तो उस वक्त रोटी, कपड़ा, मकान ये एजेंडा होता था चुनाव का। 90 के बाद बिजली, सड़क, पानी ये एजेंडा हुआ था और 14 के बाद ये एजेंडा गया है। अब मैंने क्या किया है, 5 साल में सत्ता में था तो मैंने क्या किया है वो बताना जरूरी है। और वो बताने के लिए ना मायावती के पास कुछ है, ना अखिलेश के पास कुछ है, ना तो प्रियंका के पास कुछ है। तो यूपी का चुनाव एजेंडा क्या है, और इसका ही पता, मैं बोलता हूं ना, मीडिया को इसका पता ही नहीं है चुनाव का एजेंडा क्या है। चुनाव का एजेंडा डिलीवरी है। जिस ढंग से मोदी और योगी जी ने पिछले हफ्ते में लोकार्पण किया है, कोई जो आधा काम हुआ है उसके बारे में बोला है और बहुत सारे भूमि पूजन वगैरह किए हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके आगे के चुनाव डिलीवरी के लिए होंगे। अगर आपको इसका ही पता नहीं है तो आप चुनाव लड़ भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते। तो बात ये थी कि जब आप डिलीवरी नहीं करोगे तो अब किसी को आश्वासन नहीं चाहिए, एश्योरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि कोई देने वाला है, पहुंचाने वाला है। तो आप बोगस आश्वासन देकर चुनाव लड़ नहीं सकते, और लड़ नहीं सकते इसलिए जीत भी नहीं सकते, जीत भी नहीं सकते। इसलिए तो ये तो 72,000 हर साल देने को निकले थे राहुल गांधी, लोगों ने वोट नहीं दिया उनको। लेकिन मोदी जी ने जो कुछ 2,000 देना चाहते थे उस पर भरोसा किया लोगों ने, क्योंकि लोगों को मालूम था 2,000 पक्के आएंगे। 72,000 इनके पिताजी के जमाने से जो बोला गया अगर मिला नहीं, दादी के जमाने से गरीबी हटने वाली थी, आज तक हटी नहीं, तो ये क्या देंगे। डिलीवरी अगर कोई देता है तो मोदी देता है, और यही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी। बिल्कुल, यही विश्वसनीयता जो है वो दूसरे कहीं दूर-दूर तक नहीं पाते हैं। ओंकार जी, एक बात और कही प्रशांत किशोर ने, और वो उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में नाविका कुमार के शो पर कही थी। जब नाविका कुमार ने अपने रैपिड फायर में उनसे पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले बार से ज़्यादा सीटें लाकर जीत सकती है? तो उसपे प्रशांत किशोर ने कहा था पॉसिबल। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल हो सकता है संजय जी, क्योंकि आप अगर देखें तो 2017 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का ही चेहरा था। योगी आदित्यनाथ तो उस समय कहीं नहीं थे। वो स्टार प्रचारकों में जरूर थे,
पर उनको चेहरा नहीं बनाया गया था। इस बार तो योगी आदित्यनाथ खुद में बहुत बड़ा ब्रांड है। इतना बड़ा ब्रांड है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके बारे में कहने लगे हैं कि ये मोदी जी के बाद में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अगर योगी आदित्यनाथ इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं, और अभी 2-3 दिन पहले जब भाऊ से बात हो रही थी तो मैं उनसे भी ये जिक्र कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ को अगर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी वक्ता के तौर पर बुलाया जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए ना कि योगी आदित्यनाथ की इस समय ब्रांड वैल्यू कितनी है। और अलग-अलग प्रदेशों में जिस तरीके से उनको बुलाया गया, पश्चिम बंगाल में भी बुलाया गया, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, कहाँ-कहाँ नहीं बुलाया गया, महाराष्ट्र में भी वो गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस समय अगर योगी खुद में एक ब्रांड है और पिछले 5 साल में जो बात अभी भाऊ कह रहे थे, डिलीवर किया है उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर, वो भी उतना ही परिश्रम करते हुए दिखाई दिए हैं। और जहां-जहां ये परियोजनाओं का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके जरा भाषण उठा करके देखें तो उन्होंने अपने अपनी सरकार से ज्यादा श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया है, उनके परिश्रम को दिया है कि इन्होंने दिन रात लग करके इन परियोजनाओं को पूरा कराया है, समय से पहले कराया है। तो चाहे कोविड-19 वाला मसला रहा हो, कानून व्यवस्था का मसला हो, माफियाओं को उठा करके अंदर डालने का हो, जो सरकारी भूमि पर, गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जे थे उनको बुलडोजर से तुड़वाने का मामला हो, या जहां मैं बैठा हूं मेरठ में, यहाँ सोतीगंज में चोर मार्केट को बंद करवाने का मामला हो, मतलब योगी आदित्यनाथ ने आम जनता में एक मैसेज तो दे दिया है कि हम आपके लिए दिन रात परिश्रम करेंगे, काम करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम निवेश भी लेकर के आएंगे। सड़कों का जाल बिछ रहा है इस समय उत्तर प्रदेश। एक समय था जब मध्य प्रदेश को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाने लगा था। लेकिन लगातार बिहार में जो सरकार रही इनकी नीतीश बाबू के साथ में, वहां भी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य रहा नहीं है। उत्तर प्रदेश को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर के उस छवि से बाहर निकाल करके लेकर के आ रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अगर वैसा हो जाए तो कोई अजूबा नहीं होगा। ये जो एबीपी और देशमुख का जो ये सर्वे का जो बैंड बज रहा है हर हफ्ते, ये सारा उड़ जाएगा, इसके तंबू उड़ जाएंगे। क्योंकि मैं तो इस समय उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ, मेरठ में बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि यहाँ लोगों का भाव कैसा है, योगी के प्रति उनकी सोच कैसी है। जितना ये पिछले 1 साल से या 13 महीने से हम लोग दिल्ली में देख रहे थे तमाशा, किसानों के नाम पर जो कुछ चल रहा था, अब वो सब चीजें उड़ चुकी हैं, लोगों के दिमाग से निकल चुकी हैं। अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैं ये बात कह रहा था कि शायद आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, इसको कुछ फायदा मिलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसमें भी मैं अब बदलाव देख रहा हूं संजय जी। जैसे जैसे जी हाँ, चुनाव वो नजदीक, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने जो भीड़ इकट्ठा की वो तो अभूतपूर्व थी। हाँ, अद्भुत है, अद्भुत है। तो मैंने ट्वीट भी किया है, उसको लेकर के एक मैसेज किया है कि जो जी। लोग भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम तरह की बातें फैला रहे थे, जरा संजीव बालियान की ये भीड़ देख लीजिए, रोड शो देख लीजिए, क्या हालत है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आप देखेंगे लोग और ज्यादा यूनाइट होते हुए जाएंगे। और जो कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है वो मुझे लग रहा है कि इस बार 325 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। भाऊ के पास चलता हूँ। उत्तर प्रदेश चुनाव से हमारी टीम जो है अभिषेक तिवारी और जयपुर डायलॉग साथ साथ सर्वे कर रहे हैं लगातार। और एक बात जो उसमें सबसे खतरनाक सामने आ रही है, जो बीजेपी के लिए खतरनाक है, वो ये है कि कार्यकर्ता जो है, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंट है
और ओवर कॉन्फिडेंट होके आराम से बैठा हुआ है और कह रहा है कि साहब हम तो मोदी जी और योगी जी के नाम पर चुनाव जीत पाएंगे। तो ये एक गंभीर समस्या कम से कम मुझे दिखाई पड़ रही है। हालांकि सर्वे में अभी भी 270 प्लस सीटें तो दिख रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों से कहीं अगर कार्यकर्ता और कॉन्फिडेंट हो गए तो उससे नुकसान हो सकता है। वो तो होता है, लेकिन एक बात और बता दो, फर्क एक होता है जिसमें अमित शाह जिस ढंग से चुनाव का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसमें दो धड़े होते हैं। आप जिनको मिले वो पार्टी के कार्यकर्ता है, वो जो बूथ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग होता है। यानी आपको वही कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसमें एक फर्क होता है कि 6 महीने पहले से उस बूथ लेवल का काम शुरू हो जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक इंचार्ज होता है और उसको पार्टी में कुछ भी नहीं करना है। रेगुलर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में उसने कुछ नहीं करना होता है, उसको सिर्फ बूथ लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वही देखना है और वो आपके साथ बात भी नहीं करेगा। ये मुझे मालूम है, मुझे मालूम है महाराष्ट्र में जिस ढंग से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय काम हो रहा था, जी। तो वो लोग अलग होते हैं। मुझे उसमें से क्या हुआ था, एक मेरा लेक्चर था, उसका इनविटेशन देने के लिए सोलापुर से एक लड़का आ गया। तो मैंने बोला अरे यार ईमेल से भेज देते, कुरियर से भेज देते, तेरे को आने की क्या जरूरत थी। बोला नहीं नहीं, वो तो मैं तो वो हमारा बूथ लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए मीटिंग थी, इसके लिए 3 दिन के लिए आया हो, ओरिएंटेशन कैंप है हमारा। मैंने बोला अभी क्या बूथ का है, 3 महीने बाकी है अभी चुनाव को। नहीं, हमारा ओरिएंटेशन आज से शुरू होता है और चुनाव के रिजल्ट तक हम बाकी पार्टी में कुछ नहीं करेंगे। मैंने बोला ये तो बढ़िया बात है, लेकिन साहब मैंने बोल दिया इस पर जाहिर तौर पर बात मत करो। मैं इसमें काम कर रहा हूं, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। हाँ, लेकिन मैंने पार्टी से छुट्टी लिए कि अगले 4 महीने में पार्टी में काम नहीं करूंगा, मेरा पर्सनल। इस ढंग से वो अलग काम करते। तो ये जो आप और कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं, वो वहां के संजय राउत हो गए बीजेपी के। अच्छा। तो वो बात अलग होती है, वो बहुत बड़े अफगानिस्तान में गोवा में चुनाव लड़ते हैं, वो तो बात अलग होती है। वैसे हर जगह बड़बोले लोग होते हैं, वो बोलेंगे, लेकिन असल में जो काम करते और उनका चेहरा भी नहीं दिखाया जाता, ये मुझे मालूम है। तो मैंने यानी उस लड़के से मैंने बहुत डिटेल, मैंने बोला चिंता मत करो, मैं इस पर कुछ लिखूंगा नहीं, कहीं बोलूंगा नहीं। तो मैंने उसकी डिटेल, वो तो 3 महीने पहले से काम चालू हो गया और काम किस ढंग का था आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने बोला तुम करोगे क्या। तो बोला एक बूथ के लिए हमने 5 लोग चुने और 5 लोग इस ढंग से कि कम से कम 200 लोगों को एक ने कांटेक्ट करना है, एक हफ्ते में 200 लोगों से कांटेक्ट करना है। और वो किस कैटेगरी से आता है, उस कैटेगरी में उसको गवर्नमेंट की डिलीवरी में क्या मिलना चाहिए, मिला है कि नहीं, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इसका सब डेटा कलेक्ट करो। और जो कुछ है समझो मिला नहीं है तो उसके लिए काम अभी से शुरू कर दो। चुनाव के पहले उसको उसकी डिलीवरी मिलनी चाहिए, जो मोदी सरकार की या लोकल देवेंद्र सरकार की कुछ योजना है। लेकिन वो पार्टी से अलग था। ये जो तरीका है वो बोलेंगे नहीं, वो चुपचाप कर देंगे, तो चुपचाप कमल छाप, वो जो स्लोगन थी वैसे ये काम चलता है। तो इसलिए यूपी में भी मुझे यानी पक्का लगता है कि इस ढंग से काम शुरू हो गया होगा, जो दिखाई नहीं देगा। बाकी हाँ, बाकी आप अपना अपना काम चलाते रहो, कोई बात नहीं, इसमें बड़बोले लोग लेते नहीं। ये जो मैंने बोला वो आरएसएस से आया हुआ लड़का था और यानी 20 साल से आरएसएस के लिए ही काम कर रहा है और अब डेपुटेशन जैसा वो बीजेपी में आता है, काम करता है। लेकिन उसका सबका सब डिवोशन ये ऑर्गेनाइजेशन तक होता है, और वो कहा सामने नहीं दिखाई देगा, भाषण नहीं करेगा। ये जो तरीका उनका होता है ना, वो हमें समझना चाहिए। और यूपी में जिस ढंग की डिलीवरी, अभी तो आप संजय बलियान की बात कर रहे हो, संजय बलियान को भी मालूम नहीं रहे कि नीचे कौन काम कर रहा है।
ये जो होता है, और ये मैंने देखा है उनका कि वो सामने वाले को, उनके ही पार्टी के बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि कौन अपने लिए काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो इन्होंने बात कही ओमकार जी ने कि 325 तक भी आ सकते हैं, तो मुझे गलत नहीं लगता। क्योंकि क्या होता है, देखिए कि एक तो होती है, एक बात हमेशा एक चेहरा देखते तो परेशान होते हैं लोग, उसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। मतलब ये रोज वही चेहरा क्यों देखेंगे? लेकिन जब वही मर्द है या वही पत्नी है, वही पति है, वो रोज देखने से लोग थक जाते, लेकिन क्या वो तोड़ देते? नहीं, अच्छा है, मारता नहीं है, पीता नहीं है, लेकिन फिर वही तो होता है ना, फिर भी चलता है। ये जो तरीका हमारे इंडियंस की, भारतीयों की सोच होती है, जो वो आप समझो तो पता चलेगा कि मायावती की गवर्नमेंट और अखिलेश की गवर्नमेंट, इससे तुलना करो तो ये गवर्नमेंट अच्छी है, ये आम जनता बोलती है। डरे हुए गुंडे दिखाए देखे लोगों ने, गुंडागर्दी करने वाले गुंडे नहीं देखे, डरे हुए गुंडे देखे। तो उसका फर्क होता है ना, उसका फर्क होता है, और वो मेरा ख्याल है कि बड़ा प्रभाव होगा उसका। हाँ, एक बात है कि कुछ नए कॉम्बिनेशंस अखिलेश ने बनाए, शायद मायावती बनाएगी, उसका परिणाम कुछ गिने चुने सीटों पर पड़ सकता है। और दूसरी बात है, कुछ जो अभी 300 एमएलए जो है बीजेपी के, उसमें से 40-50 तो बदलने चाहिए इनको। अगर वो वहां पॉपुलैरिटी अपनी कायम नहीं रख पाए तो उनको बदलना पड़ेगा, अन्यथा उनके कारण वो सीट जा सकती है। जी, तो अब इससे पहले कि मैं इस प्रश्न की मैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर चलूं, तो मेरा सभी दर्शकों से पहले तो ये अनुरोध है कि आप लोग जो भी देख रहे हैं कृपया लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके जो देखने वालों की संख्या और लाइक में बहुत अंतर है। तो आप कृपया लाइक बटन अवश्य दबा दें, और जिनको भी प्रश्न पूछने हैं वो प्रश्न पूछना आरंभ कर दें। इसके बाद फिर हम दर्शकों के प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो ओंकार जी, एक आप भी जानते हैं, इतने समय तक आपने राजनीति कवर की है, और मैंने भी लगातार देखा है, पिछले 35-40 वर्षों से देख रहा हूँ कि हर राजनेता, जब आप उसके पास उससे कोई अंतरंग बात करो, तो वो ये कहा करता था कि कोई काम से कोई चुनाव थोड़ी जीते जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जो मिथक है कि काम से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, वो टूटेगा? क्योंकि यहाँ लगातार सरकारें परिवर्तित होती रही हैं। संजय जी, ये बात मेरे विचार से मोदी, योगी और अमित शाह भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं हरिभूमि का संपादक था, पिछले साल अगस्त में रिटायर हुआ, और मेरी सिटिंग जो है वो रोहतक में हुआ करती थी। रोहतक में इसका मुख्यालय है। हालांकि एडिसन तो छत्तीसगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी है, दूसरी जगह भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, लेकिन मुख्यालय रोहतक में। रोहतक में मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना काम कराया था, इतना पैसा लगाया था, क्योंकि वो उसका होम टाउन भी है, और वहीं से वो 3 या 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनके पिताजी रणवीर सिंह भी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। फिर उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी तीसरी बार, चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो उन्होंने रोहतक शहर को शहर बना दिया। उससे पहले रोहतक जो है वो शहर जैसा लगता भी नहीं था। लेकिन जब 2014 में मोदी की आंधी चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने चौटाला एंड कंपनी को धकिया करके एक साइड में लगा दिया और पहली बार अपने बल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, रोहतक की शहर सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के विकास जीतने का फार्मूला नहीं होता है। अगर केवल विकास के बल पर
परियोजनाओं के बल पर, उद्घाटन के बल पर ही, शिलान्यास के बल पर ही आप चुनाव जीतते तो ये तो बड़ा आसान हो जाता। अब पहले की जो जितनी पार्टियां हैं वो भी तो चुनाव के नजदीक आने पर ही तमाम तरह के शिलान्यास करते थे। उसके बाद वो जो शिला पूजन होता था या शिलान्यास होता था, उससे आगे वो कभी बढ़ती नहीं थी, भले ही सरकार उनकी आ जाए। तो ये विकास योजनाएं भी चला रहे हैं, लोगों को इस बात का भी एहसास करवा रहे हैं कि अब आप सुरक्षित हैं, बहू बेटियां माताएं बहनें सुरक्षित हैं, पहले की तरह गुंडागर्दी नहीं है, पहले की तरह माफियाओं का राज नहीं चल रहा है, सार्वजनिक रूप से तमंचे नहीं लहराए जा रहे हैं। विकास अपनी जगह है, ये भाव देना, ये आभास एहसास देना एक अलग बात है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। दूसरे, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आधारशिला रखी भगवान राम के मंदिर की। 5 नवंबर को केदारपुरी में तमाम तरह की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। वहां पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो है लोकार्पण किया। ये जो तीन, मैं आपको तीन इसलिए इन तीन का उल्लेख किया मैंने खास तौर से कि ये लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए, सीधे सीधे उनके दिलों में घर करने वाले स्टेप हैं। लोग इन चीजों को नहीं भूलते हैं और बहुत लंबे समय तक नहीं भूलते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का अगर किसी ने एक तरीके से जीर्णोद्धार किया है तो ये 241 साल के बाद किसी ने किया है। 241 साल पहले रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था और उनको भी नरेंद्र मोदी ने याद किया उनकी प्रतिमा की स्थापना करके। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी एक्चुअल में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो एक तो जो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान रही है उसको फिर से जीवंत कर रहे हैं। वही संस्कार, वही संस्कृति, वही सभ्यता को आगे लेकर के आ रहे हैं। दूसरे, वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो महाराजा रणजीत सिंह की भी प्रशस्ति करते हैं, वो अहिल्याबाई होलकर को भी सम्मान देते हैं, वो आदि शंकराचार्य जो केरल में जन्मे थे उनको भी मान और सम्मान देते हैं केदारपुरी में, कि उन्होंने अलग अलग पीठों का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये चीजें जो हैं ये भी असर करती हैं चुनाव के समय। लोग कहते नहीं हैं लेकिन उनका भाव हमेशा के लिए बन जाता है कि कोई है जो इन चीजों का ख्याल रख रहा है। तो विकास परियोजनाएं अपनी जगह हैं और जो समानांतर दूसरी चीजें चलती रहती हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के द्वारा, वो भी असर करती है चुनाव परिणामों को लेकर। जी, इस पर आप भी कुछ जोड़ेंगे भाऊ? नहीं, बिल्कुल सही कहा है। देखो, विकास योजना से क्या होता है, एक 5-7% लोगों को ये लाभार्थी होते हैं, लेकिन लोगों को पहली बार अपेक्षा हो जाती है। मुझे याद है 2019 के चुनाव में मैं देख रहा था कि जानबूझकर उल्टे सवाल पूछे जाते हैं। अरे कहा आपको गैस मिला है? तो एक औरत ने जवाब दिया था, मुझे वो जवाब पसंद आया। वो औरत बोली मुझे नहीं गैस मिला है, लेकिन मेरी बहन को जो 25 किलोमीटर दूर रहती है उसको तो मिल गया, मेरा नंबर आएगा। ये जो फर्क होता है कि देखो, हम जब बोलते हैं ना कि ये कुछ, अरे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, क्या बताओ आपको, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है। मीडिया से सबसे ज्यादा ताकतवर मीडिया कौन सा है? मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है। अब मैं जब डिलीवरी की बात कर रहा हूं ना, तो वो हर गांव में, मोहल्ले में पहुंचाने वाला ये मीडिया सबसे बड़ा स्ट्रांग मीडिया है। ये आप समझ लो, ये आप समझ लो कि किसी ना किसी के भाई बहन कोई ये
ये 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन वो आपस में मिलते तो अरे यार मेरे को वो गैस मिल गया, हमको शौचालय मिल गया, हमको घर मिल गया, तो उसकी आशाएं पल्लवित हो जाती। अरे ये तो डिलीवरी करेगा, ठीक है भैया, इस समय ने इसमें इतने लोग है, इतनी पॉपुलर क्या बोलते पॉपुलेशन है, तो हमारा नंबर आने में थोड़ी देर लगेगी, आएगा हमारे पास, क्योंकि किसी ना किसी के पास पहुंचा है। आपको और एक बात बता दूं, ये हम जिहाद 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 हम मजाक उड़ाते कि भाई अरे तुम जिहाद करते हुए मर जाओ तो आपको जन्नत मिलेगी, और जन्नत में 72 हूर मिलने वाली है, चाहिए पसंदीदा शराब मिलने वाली है, हम उसका मजाक उड़ाते। लेकिन क्या मालूम है किसी ने वो जन्नत देखी है, ये बात आपको मालूम है? हमारे डॉक्टर रफीक झकरिया इस्लाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा, हुआ पढ़ के हैरान हो गया। जब क्रूसेड चल रही थी तो लड़वैये नहीं मिल रहे थे, लड़ाकू लोग नहीं मिल रहे थे, तो सलाहुद्दीन करके उनका कोई इस्लामिक फोर्सेस का सेनापति था, उसने जैसे फिल्म की प्लॉट फिल्म का ये लगाते सेट लगाते, ऐसा जन्नत का सेट लगाया था। और जन्नत का जो सेट लगाया था, उधर कुछ जो मुस्लिम लड़कों को ये हशीश देते थे और नशे में लाकर वहां छोड़ देते थे, और वो एक्सपीरियंस करता था जन्नत, और 4 दिन के बाद उसको फिर हशीश देके वहां से उठा कर लेके जाते थे। तो उसने जन्नत देखी है, ये मैं बोल रहा हूं, ये कुछ 2-3 दशक 4 दशक पिछली बात है, क्रूसेड के जमाने की बात है वो। तो किसी ना किसी ने जन्नत देखी है, वो आज तक वो चलते आया है, जन्नत मिलेगी। तो मैं जो मीडिया बता रहा हूं आपको, वो उस औरत ने मुझे उसकी याद दिला दी कि बोली मेरी बहन है 25 किलोमीटर दूर रहती है, उसको तो गैस मिल गया, मेरा भी नंबर आएगा। ये मीडिया सबसे पावरफुल होता है। और ओमकार जी ने जो बोला वो वही है, ये आस्था से नहीं। देखो वाराणसी में जो कुछ कॉरिडोर बन गया है विश्वनाथ मंदिर का, उससे पर्यटन कितना बढ़ेगा, टूरिज्म कितना बढ़ेगा। मोदी जी ने बताया था कि दुनिया में पर्यटन पर खर्चा होता है 1% हमारे यहाँ आता है, मान लो 3-4% आ गया। अब ये अयोध्या वाराणसी बनता है तो ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में सिर्फ वाराणसी यूपी के लिए पैकेज टूर बनेगी, फिर यूपी तो कितना, यानी पैसे की उलाढाल कितनी होने वाली है सोचो। तो ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है। तो मोदी जी को जो कर रहे हैं वो डिलीवरी सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, आस्था के लिए है उसमें। और उन्होंने, मुझे याद है 2014 के चुनाव ने कहीं तो इंटरव्यू करते करते बोल दिए थे, अरे यार बोले कोई इंटरव्यू लेने वाला था एडिटर, उसको बोले देखो मैं तो गुजराती हूँ, पॉलिटिक्स में भी बिजनेस तो करूंगा ही। तो ये टूरिज्म की बात उन्होंने वो उस वक्त बताई थी कि दुनिया में 100 रुपया खर्चा होते हैं, हमारे पास 1 रुपया आता है, और हमारे पास कम से कम दुनिया की 25 से 30% हेरिटेज साइट है। हमको 10% भी मिल जाए तो कितना टर्नओवर हो सकता है, ये उन्होंने बोला था। जो कर रहे हैं वो आस्था के लिए नहीं है, उसमें बिजनेस भी है, आस्था तो है ही है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि मुझे ये चुनाव तो बिल्कुल आसान लगता है, और सामने कोई है नहीं। और कल परसों शिवपाल के पैर छूने गए थे अखिलेश यादव, अखिलेश यादव चाचा के पैर छूने गए थे, तो उसमें ही समझ आता है उनको कितना कॉन्फिडेंस है। भाव स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पिछले साल ताजमहल से भी ज्यादा लोग आए हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कि जो इस तरह के ये पर्यटन स्थल या इस तरह के आस्था केंद्रों का ये सौंदर्यकरण कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, उसके आसपास का जो सर्किट बना रहे हैं, अयोध्या में अलग से सर्किट बन रहा है, इसी तरह वाराणसी को चमका दिया है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी को अगर ताजमहल से भी ज़्यादा देखने के लिए दर्शक पहुंचने शुरू हो चुके हैं,
तो आप अंदाजा लगाइए कि जिसने ये केदारपुरी है या काशी नगरी है या अयोध्या है या आगे चल करके मथुरा होगा, तो कितने पर्यटक यहाँ पर आएंगे? उतने डॉलर आएंगे, उतना पैसा आएगा, उधर रोजगार बन जाएगा ना, उसका तो परिणाम डायरेक्ट बेनिफिट है, वो डायरेक्ट बेनिफिट है। और अब तो मथुरा भी ऐड होने वाला है भाऊ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था, मेरे ख्याल से स्वामीनाथन अय्यर ने लिखा था कि उन्होंने किसी को कोट किया था, अमेरिकन कोई इकोनॉमिस्ट था, वो बोला कि रास्ते से जितनी डेवलपमेंट होती है, रास्ते से, तो उन्होंने उस वक्त स्टैटिस्टिक्स दिया था, भारत में जो जो कोई सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी से, समझो फर्टिलाइजर सब्सिडी दिए तो समझो 100 रुपए, जाने जितनी सब्सिडी दिए, उस सब्सिडी से कितने परसेंट लोग गरीबी से उभर कर ऊपर आए। तो उन्होंने दिया था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है उससे कुछ 3% लोग गरीबी से उभर कर आगे आए। फिर एजुकेशन सब्सिडी है, ये है वो है, वो उन्होंने बताया जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, यानी फर्टिलाइजर की सब्सिडी डायरेक्ट किसान को मिलती है, एक व्यक्ति को मिलती है। लेकिन उन्होंने बताया कि उसी समय, उसी दौरान, उसी कालखंड में रास्ता बनाने में जो पैसे खर्च हुए, उससे कितने लोग गरीबी से उभरे, वो बताया उन्होंने। तो बोले रास्ते पर अगर 1 मिलियन रुपीस 10 लाख खर्चा हो गया, तो उससे 23 लोग गरीबी से उभरे, जो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, फिर भी उभरे। और 10 लाख हमने फर्टिलाइजर में डाला, तो उसमें से 3 लोग भी नहीं निकले। फर्क देखिए आप। तो जो रास्ते बना रहे, कॉरिडोर वगैरह आस्था की जगह बना रहे, उससे क्या होने वाला है ये हमको। और अभी भी मैं बता दूं, मैं जो सातारा में हमारे अकाल का एरिया है, 10 साल पहले वहां से आलू भी बेचना है तो कहीं जाने के लिए अच्छी रास्ते नहीं, तो आज रास्ता बन गया है, तो उस गांव से आलू हो या मटर हो हमारे मुंबई में आने लगा है। 10 साल से वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक नहीं जा पाते थे, आज रास्ते अच्छे बन गए तो डायरेक्टली हमारे वाशी के एपीएमसी में आ जाता है माल, तो उससे उभरे लोग। तो इसलिए जो बन रहा है उसका मतलब, हाँ ये बात है कि ये जो चैनल पर बैठते हैं वो इकोनॉमिस्ट है, उनको नहीं, क्योंकि इस पर अभी किताब नहीं लिखी है ना। इससे इकोनॉमी कैसे बढ़ती है, इस पर किताब नहीं लिखी गई, तो बेचारे उससे कैसे बता सकते हैं कि मोदी जी कर रहे। तो ये तो राहुल गांधी को सुनेंगे, समझेंगे। कल राहुल गांधी बोलेंगे कि मैं मोदी हूं, मोदीत्व नहीं हूं, हिंदू हूं, हिंदुत्व नहीं। तो कल बोलेंगे राहुलत्व है, राहुलत्व। मोदीत्व नहीं। मैंने बताया है कि भाई राहुल गांधी का, उसको आप राहुलत्व कह सकते हैं या पप्पूत्व कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया, बहुत सारे लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें अवश्य, और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें सपोर्ट करें, वर्ष के अंतिम 10 दिन है, और सपोर्ट करने के साथ साथ आप हमें फॉलो भी करें। ये दोनों काम आप डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं, नीचे जो स्क्रॉल कर सकता है उसके भी साथ कर सकते हैं। प्रथम जी कह रहे हैं कि क्या कोई दूसरी पार्टी इसलिए इलेक्शन जीतना नहीं चाहती कि उन्हें विपक्ष में बैठकर विरोध और अराजकता करने के पैसे मिलते हैं? मैंने ऐसे मानता, ये उनको लड़ना और जीतना क्या यही पता नहीं है। देखिए, जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इनको मेहनत नहीं करती, मेहनत नहीं चाहिए। मैं एक मजाक की किस्सा आपको चुटकुला बता दूं कि 2 आलसी पड़े थे एक पेड़ के नीचे, और एक जामुन गिर गया नीचे, तो एक दूसरे को बोलता है यार जरा इधर धकेल दे, मैं सोच रहा हूं कि खा लूं। तो दूसरा बोलता है क्या, मुझे कंटाला आ गया यार,
ये गधा कितनी देर से मेरा गाल चाट रहा है, उसको नहीं हकल पाया, तो जामुन तेरे पर अब क्या ढकलूंगा। तो अगर इस ढंग से अपोजिशन पार्टियां सोचेगी तो लड़ेगी कैसे? मेहनत नहीं करनी है तो कैसे लड़ेंगी? ताकत नहीं इकट्ठा होगी, कैसे लड़ेंगे? और लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? देखो, ममता को ट्विटर आप कुछ भी बोलो, लेकिन ममता ने कितनी मेहनत ली है, ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम उसकी पॉलिसी या उसकी पॉलिटिक्स के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उसकी मेहनत को नकार नहीं सकते। करेक्ट। सही बात। नेक्स्ट आदर्श, ये प्रशांत किशोर की कुटिल नीति तो नहीं कि मोदी तो आएगा ही बोलकर कोर वोटर्स को इतना रिलैक्स कर दो कि वो वोटिंग के लिए घर से बाहर ही ना निकले। ओंकार जी। नहीं, अगर हम मान भी लें कि वो कुटिल नीति अपना रहे हैं, तो जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, क्या कोई मोदी के आसपास दिखाई दे रहा है पूरे देश में या पूरी पॉलिटिकल क्लास में? क्या ममता बनर्जी को कोई बंगाल के बाहर सम्मान देगा, मत देगा, उनको अपना नेता स्वीकार करेगा? उन्होंने बंगाल की बेटी कह करके एक अपने को खुद ही पूरे भारत से अलग कर लिया है एक तरीके से। इसी तरीके से आप बाकी बहिर्गतों नेताओं, का उन्होंने नारा दिया था, बहिर्गतों, बाहर वालों को यस यस, भगाओ। मोदी और शाह को बहिरागत बताया था। फिर दूसरे नेताओं पर अगर आप नजर डालें तो वो सारे इतने बौने हैं कि उनके बारे में आप ये कह भी नहीं सकते कि राष्ट्रीय स्तर पर वो मोदी के सामने खड़े होकर के किसी तरह का कोई मतलब संवाद भी कर पाएंगे या लोगों को कन्विंस भी कर पाएंगे। कौन है ऐसा नेता? तो इसलिए अगर प्रशांत किशोर कोई कुटिल नीति अपना भी रहे हैं, फिर भी वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो हम लोगों को कन्विंस कर रही हैं। क्योंकि मुझे भी करीब करीब 4 दशक तो हो गए इस देश की पॉलिटिक्स को कवर करते हुए, चुनाव को आते हुए, जाते हुए और बदलाव होते हुए देखते हुए। तो वो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं जो हमें लगे कि इसमें कोई धोखा कर रहे हैं। वो बल्कि बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। नहीं, जी, मुझे नेक्स्ट। उसमें और एक थोड़ा मिलाना है कि प्रशांत किशोर कुटिल है, ये बात सब सब, लेकिन अगर इस देश की 2% से ज्यादा जनता मीडिया की चर्चा या न्यूज देखती ही नहीं, तो वो वोटर क्यों आलसी बैठ जाएगा? उसको मालूम नहीं प्रशांत किशोर कौन है। ये हमारी चर्चा की बात है। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े शांत बैठेंगे, कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, वो मानता हूं, लेकिन मतदाता नहीं। मतदाता इनकी बात, हमारी बात सुनता ही नहीं। 2% से ज्यादा लोग न्यूज और न्यूज की चर्चा देखते ही नहीं। तो इसलिए प्रशांत किशोर का जनता पर नहीं असर होगा। हाँ, जो हम लोग जैसे सोचते कि अरे हाँ, वो जनरल रावत के बारे में कुछ तो लफड़ा है, या ऐसा चर्चा करने वाले इनके लिए प्रशांत किशोर होते। आम जनता ने, आम जनता तय करती है कि भाई हमको इसको चुनना है, वो चुनकर दे देती है। तो इसलिए ये कूटनीति वगैरह मुझे प्रशांत किशोर की वोटर पर परिणाम नहीं करे। हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता पर, उनके जो बड़बोले सपोर्टर होते हैं, उन पर परिणाम होता है उसका, ये मानते हैं। जी, नेक्स्ट। ठाकुर रोहित जयराज सिंह, by learning from Prashant Kishore, why not BJP set up organization in Bengal and Delhi? ओंकार जी। दिल्ली में तो संगठन रहा है, नेतृत्व नहीं रहा है, नेतृत्व का संकट है। यहाँ कोई अच्छा नेता उभर ही नहीं पाया। मदन लाल खुराना हुआ करते थे एक समय, तो हवाला के बाद जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को लेकर के आए थे, उनको बहुत कम समय मिला था। हालांकि वो भी लोकप्रिय नेता थे, लेकिन बहुत कम समय मिला था। और अनफॉर्चुनेटली जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहे थे तो सुषमा स्वराज को ले आए।
तो वो चीजें जो हैं वो कई गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने की है, और पिछली बार किरण बेदी को ला करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इससे तो अच्छा होता कि हर्षवर्धन को ही ले आते, जगदीश मुखी को ही ले आते, किसी को भी ले आते, पर वो किरण बेदी से बेहतर रहते, क्योंकि किरण बेदी जो है वो नो डाउट वो ईमानदार हो सकती हैं, लेकिन एरोगेंट है, और एरोगेंट को पॉलिटिक्स में कोई पसंद नहीं करता है। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के सम्मेलनों में भी कार्यकर्ताओं को एक तरीके से डांट दिया था, डपट दिया था, उनका अपमान कर दिया था, ऐसा नेता चल नहीं सकता है। ना उसको पार्टी का संगठन स्वीकार कर पाता है, ना उसको जनता स्वीकार कर पाती है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, तो पश्चिम बंगाल में तो उनका संगठन खड़ा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी 2 मई की हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से कुछ गलती हुई है, और वो गलती ये है कि ठीक है, आपकी मर्यादा है, आप प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, लेकिन कम से कम एक बयान तो दे सकते थे। एक बयान दे करके अपने कार्यकर्ताओं का हौसला तो बढ़ा सकते थे। तो कुछ गलती हुई है, पर अभी भी मेरा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में अगर पिछली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें थी और वो वहां से यात्रा करते हुए 77 तक आई है, तो ये उसकी उपलब्धि है और वो आगे बढ़ रही है। अगले चुनाव में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। चलिए, ये तो हम बाद में इस विश्लेषण करेंगे, मेरा मत इससे भिन्न है। ऋषभ महेश्वरी जी, आई होप योर प्रिडिक्शन कम आउट ट्रू अनलाइक द बंगाल इलेक्शन प्रिडिक्शन। अरे बंगाल में तो सभी के गलत हो गए भाई। वेरी इंपॉर्टेंट दैट महाराज जी रिटर्न्स टू पावर विद कंफर्टेबल मेजॉरिटी। धन्यवाद ऋषभ जी। नेक्स्ट। परवीन खासे, भाव प्रणाम। महाराष्ट्र इज इन बैड शेप। वाई मोदी शाह नॉट डूइंग इनफ टू टॉपल दिस गवर्नमेंट? कैन सेना MLA be disqualified by election commission after joining UPA? नहीं, ऐसा यूपीए कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और ये उनको विक्टिमहुड नहीं देना चाहते, और जितने देर रहेंगे उतनी देर अधिक बदनाम होंगे, तो बीजेपी को उसका पॉलिटिकल फायदा ज्यादा होगा। जितने देखो तोड़ फोड़ से एक बात हो करना चाहते उनको उसका फायदा मिलता है, तो क्यों बीजेपी अपनी गलती करके उनको फायदा दे दे? तो वो बीजेपी नहीं चाहती, इसलिए ये टॉपल नहीं करना चाहते। जी नेक्स्ट। भाव का कनेक्शन गड़बड़ हो गया दिखता है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रशांत यादव, सभी मान्यवरों को नमस्कार। भाऊ जी, आपके विचार से मोदी जी के बाद सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कौन हो सकती है जो मोदी जी के बाद बीजेपी को लीड करें? क्या वह योगी जी हैं, गडकरी जी हैं, अमित शाह जी हैं, या कोई और? भाऊ आपके लिए प्रश्न है प्रशांत यादव का। ये पूछ रहे हैं कि मोदी के बाद कौन, योगी, गडकरी या अमित शाह? गडकरी तो नहीं हो सकते। गडकरी जी ने खुद बोल दिया कि उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, शायद अगला चुनाव ना लड़े, ये तो खुद उन्होंने ही बोल दिया। हाँ, अमित शाह है। ये देखिए, समय आता है तो इंसान, अडवाणी के बाद कौन था आपको किसी को पता था? मोदी जी सामने आ गए और उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो कार्यकर्ता तय करता है, और कार्यकर्ताओं ने ही मोदी जी को आगे लाया था, और मोदी जी ने कार्यकर्ता की इच्छा पूरी करके दिखाई है। तो ये निर्भर मुझे लगता है कार्यकर्ताओं पर है। पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे कि अगला चेहरा कौन होगा। जी नेक्स्ट। मनीष सर, दोनों वरिष्ठ और आदरणीय की बात से सहमत हूं कि मोदी जी उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, परंतु प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्योंकि भारत पर आक्रमणकारियों के हमला करने के पहले भी खेत में मजदूरी वाले भी संस्कृत में वार्तालाप करते थे। ओंकार जी। पहली बात तो ये है कि हम अपने पर ही लागू करके देखें कि क्या हम अपनी संतान को, अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दिलाना चाहते हैं। कितने प्रतिशत लोग हैं अब भारत में
जो संस्कृत पढ़ाना चाहते हों अपने बच्चों को, तो कथनी और करने में बड़ा भारी अंतर है हमारी। हम लोग अगर खुद अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? अभी भी संस्कृत का शायद वो ऑप्शन तो है। डिस्कनेक्ट हुए ना। नहीं, तो आपकी आवाज आ रही है भाऊ। भाव आपकी आवाज आ रही है। हाँ, क्या सवाल क्या था? हाँ, वो भाव भाव उनका उनका सवाल ये है कि ये ठीक है कि मोदी जी उत्कृष्ट काम कर क्या रहे हैं। ओंकार जी का नेट कट गया है शायद? नहीं, ओंकार जी की तो आवाज आ रही है मुझको। अच्छा, मुझे नहीं आ भाव रही। अच्छा अच्छा, हाँ आप बता दीजिए संजय जी, वो शायद हाँ, इसका जवाब नहीं दे आप पाए। पूरी कर लीजिए बात, फिर आगे कर लेंगे। हाँ, मेरा कहना यही है कि मोदी जी आप जो मुझे काम बोल रहे कर हैं? रहे हैं। नहीं, मैंने ओंकार जी को बोला। हाँ, तो ओंकार जी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअल में कई मोर्चों पर इस समय काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देश के समक्ष जो रक्षा सुरक्षा चुनौतियां हैं, पूर्वी सीमा से भी और पश्चिमी सीमा से भी, वो उस मोर्चे पर भी लगातार काम कर रहे हैं। पिछले अगर हम 2014 और 21 के बीच के पीरियड को छोड़ दें, तो जो 2004 और 2014 के बीच का पीरियड रहा है, उसमें तो बहुत कम हमें याद पड़ता है कि जब रक्षा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए काम किया गया हो और गंभीरता से काम किया गया हो, बल्कि आपराधिक लापरवाही बरती गई है। जितने स्क्वाड्रन हमारे पास होने चाहिए थे जंगी जहाजों के, उसमें 10 से 12 स्क्वाड्रन कम हो गए थे। हमको 42-43 स्क्वाड्रन चाहिए और ये घट करके 30 से भी नीचे आ गए थे। तो ये तो लगातार आपराधिक लापरवाहियां की गई हैं। अब कम से कम उस मोर्चे पर भी काम हो रहा है। अमेरिका से भी ले रहे हैं, इजराइल से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, रूस से भी ले रहे हैं। कई कंट्रीज से हम लोग अपने रक्षा उपकरण ले रहे हैं और अत्याधुनिक ले रहे हैं। पर जो दूसरे मसले हैं जो आप संस्कृत की तरफ बात कर रहे हैं, तो वही मैंने शुरू में उसको करना नहीं चाहता मैं। तो वो संस्कृत बात हो गई, बात हो गई जी उसकी। जी चलिए, अब जी जी अंतिम प्रश्न आया है, वो भाऊ के लिए है, वो भाऊ से उनसे बात कर लेते हैं। ये पूछ रहे हैं आदर्श जी, भाऊ आपको आवाज आ रही? हाँ, आ रही है पूरी। कह रहे भाऊ सर का क्या एनालिसिस है पंजाब चुनाव पर? अभी तो मुझे लगता है कि हंग पार्लियामेंट जैसे बोलते हैं, हंग असेंबली हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मेजोरिटी में आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सब बिखरे हैं और अब अभी और 3 महीने बाकी है। इसमें क्या समीकरण बनता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, कांग्रेस तो हार रही है और अकाली तो पुआर बिखरे हुए है। अकाली उनके पार्टी छोड़कर अगर कोई बीजेपी में आ रहा है, इसका मतलब ही सीधा है कि अकाली पूरे के पूरे बिखर जाएंगे। यानी सुखबीर सिंह मानो राहुल गांधी ही बन गए पंजाब के लिए या अकाली दल के लिए। तो अकाली तो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और मेरे ख्याल से किसी को मेजोरिटी नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आने। हाँ, आम आदमी पार्टी कितने, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी केजरीवाल और भगवंत मान इसमें झगड़ा चालू है, ऐसा ऐसी खबरें आ रही है। अब कितनी सच है क्या पता। लेकिन जो जो मामला उनके लिए 2014 में था या 2017 में था, आज है नहीं आम आदमी पार्टी। लेकिन बाकी की सामने कोई पार्टी थी नहीं। अगर अमरिंदर सिंह कांग्रेस चला लेती तो शायद अमरिंदर सिंह फिर से मेजोरिटी ला सकते थे। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, वो देखकर लगता है सब पार्टियां बिखरी हुई है। शायद इसमें से अगर बीजेपी कुछ अच्छा कर दे तो बीजेपी के लिए सौगात लेकर ये चुनाव आ सकते हैं पंजाब में। जी, तो ये एक प्रश्न आया है क्या कि जब पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने थे तब रशिया अचानक पुनरुत्थान करने लगा, पर एक ही पक्ष सत्ता में रहने के कारण उस देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। लेकिन ये तुलना उचित नहीं है, क्योंकि रशिया में लोकतंत्र तो है नहीं, वो एक तरह का एक अधिनायकवाद ही है जिसको एक लोकतंत्र का मुलम्मा चढ़ाया गया है। इसलिए ये तुलना उचित नहीं है, मुझे और लगता है ऐसा। तृणमूल कांग्रेस जैसी व्यवस्था है।
हाँ, तृणमूल उसको कांग्रेस। आप तृणमूल डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपूर्ण होता है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद कहना है दर्शकों को, भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद और ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.